आपने टीवी और न्यूज में बहुत बार देखा होगा हर एक देश कर्ज में है और ये देखने और सुनने के बाद आपके दिमाग में सवाल आता होगा, अगर हर एक देश कर्ज में है तो आखिर ये कर्ज किसका है। आज के डेट में अकेले अमेरिका पे $38 ट्रिलियन का कर्जा है और जापान पे 9 ट्रिलियन का और पूरी दुनिया के पास 315 ट्रिलियन का। और आप एक बात को सोचो कि ये कर्ज पूरी दुनिया के सारे देशों के जीडीपी के 3 गुना ज्यादा है। असली सवाल ये है कि अगर हर कोई उधार ले रहा है तो ये पैसा असल में किसका है, और इसका जवाब आपको पूरी तरीके से डरा देगा। ये पैसा किसी का भी नहीं है, इसे सिस्टम ने जनरेट किया है, क्योंकि इस सिस्टम को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि कोई भी देश कभी भी कर्ज नहीं चुका सकता, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जीडीपी बर्बाद हो जाएगी। और इसका जाल 4 लोगों ने 3 सदी पहले जानबूझ के डिजाइन किया था। 1694 के पहले राजा भी वही काम करते थे जो आज के डेट में एक आम आदमी करता है, उधार लेता है, या तो चुका देता है या तो डिफॉल्ट करता है। और यहाँ पे कर्ज पहले बहुत ही ज्यादा टेम्पररी होता था और इस मॉडल में समस्या बहुत ही ज्यादा थी। मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए और आपने जितने पैसे लिए उसे सेम पैसे वापस कर दिए, लेकिन उसके बाद आपको तुरंत कुछ बड़ा काम स्टार्ट करना है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम में आपके पास पैसे नहीं होंगे और इससे आपका प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पूरी तरीके से रुक जाएगा। और ये उस टाइम में उस दुनिया के लिए सबसे बड़ी एक समस्या थी। फिर आया एक आदमी जिसने इस समस्या का समाधान खोज लिया और उस आदमी का नाम था विलियम पीटरसन। जब इंग्लैंड और फ्रांस में जंग हो रहा था उस टाइम सरकारी खजाना खाली था और कोई भी राजा को उधार देने के लिए तैयार नहीं था। और उसी टाइम में पीटरसन को एक खतरनाक आइडिया आया। उसने दुनिया के सामने एक प्रपोजल रखा कि तुम सरकार को पैसा दो लेकिन मूल रकम कभी वापस मत मांगो, सिर्फ ब्याज लो, वो भी हमेशा के लिए। और इसी आइडिया से बैंक ऑफ इंग्लैंड की शुरुआत हुई। सरकार टैक्स से ब्याज दे देती थी, राजा आए या जाए ब्याज चलता रहेगा। और यही वो पहला टाइम था जब नेशनल कर्ज परमानेंट बन गया। लेकिन पीटरसन यहीं पे नहीं रुका, उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक अधिकार दिला दिया और वो अधिकार था सरकार को कर्ज देने के बदले नोट छापने का। और इसका मतलब ये था कि सरकार को कर्ज देने का मतलब पैसा है, जितना ज्यादा कर्ज उतना ज्यादा पैसा। और इस कर्ज को कभी खत्म नहीं करना था बल्कि सालों साल चलाना था। और 50 साल बाद पूरा यूरोप यही मॉडल कॉपी करने लगा। आप सोचो पीटरसन के पास कितना ज्यादा दिमाग था, उसने कर्ज को करेंसी में बदल दिया और उसके बाद भी ये कर्ज पूरी दुनिया में नहीं फैला था। और उसके बाद आया एक आदमी जिसने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया और इस आदमी का नाम था नॉर्थन रोथस्चाइल्ड। सरकार को सीधा उधार देने के बजाय बॉन्ड का सिस्टम बना दिया और उसने कर्ज को सीधा एक इंडस्ट्री बना दिया। और जब बॉन्ड्स बहुत ही ज्यादा सस्ते होते थे तो उस टाइम में उस बॉन्ड को खरीद लेता था और बाद में महंगे रेट में बेच के उसमें से मुनाफा कमा लेता था। और नॉर्थन रोथस्चाइल्ड ने असली गेम खेला बैटल ऑफ वाटरलू में। रोथस्चाइल्ड को ब्रिटिश की जीत की खबर सबसे पहले मिल गई थी और उसने अपने सारे बॉन्ड्स मार्केट में बेच दिए थे, जिससे मार्केट में सप्लाई बहुत ही ज्यादा आ गई और बॉन्ड्स की प्राइस गिर गई थी। लेकिन जीत की न्यूज वापस आने से पहले उसने बॉन्ड्स को सस्ते रेट में खरीद लिया और यही बॉन्ड्स की खरीदी और बिक्री के कारण रोथस्चाइल्ड सबसे ज्यादा अमीर बना। और क्या आप जानते हो उसका सबसे बड़ा इनोवेशन क्या था? कर्ज को आपस में इतना ज्यादा जोड़ दो कि डिफॉल्ट करने का मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरानी हो। और उसके बाद सरकारें बहुत ही ज्यादा फंस चुकी थी, वो चाह के भी डिफॉल्ट नहीं कर सकती थी। अब बात करते एक और आदमी की जिसने अमेरिका में इनफाइनाइट कर्ज को जन्म दिया। शुरुआती दिनों में अमेरिका का सिस्टम पूरी तरीके से अलग था, लेकिन 1907 के क्राइसिस के बाद सब कुछ बदल गया। उस टाइम में एक आदमी ने पूरे सिस्टम को बचाया था और उस आदमी का नाम था जेपी मॉर्गन। मॉर्गन ने तय किया था कि अब एक परमानेंट सेंट्रल बैंक चाहिए। और 1910 में जैकल आइलैंड में एक सीक्रेट मीटिंग हुई और सारे बैंकर्स ने मिलकर एक नया सिस्टम बनाया। ये एक ऐसा सिस्टम था जो लगता था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन असल में सारे बैंकर इसे कंट्रोल करते थे। और उसके बाद 1913 में फेडरल रिजर्व बना। अब सरकार उधार ले सकती थी एक ऐसे बैंक से जो पैसा खुद बना सकता था और यहीं से सरकारों के लिए इनफाइनाइट बोरोइंग का रास्ता खुल गया। और आज के डेट में फेडरल रिजर्व जैसा हर एक कंट्री में एक बैंक है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई और अदर कंट्री में अलग अलग बैंक्स हैं और आज के डेट में इसे रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं चौथे आदमी की जिसने कर्ज से निकलना गैर कानूनी बना दिया। पॉल वोल्कर। उसने ब्याज की दरें 20% कर दी थी और इसका नतीजा ये हुआ कि गरीब देश बहुत ही ज्यादा टूट गए। मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना सबके सब डिफॉल्ट के करीब थे, लेकिन आप सोचो उन्हें डिफॉल्ट करने नहीं दिया गया। और यहीं पे एंट्री होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसे आज के डेट में हम लोग IMF के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब था नया लोन लो, पुराना ब्याज चुका दो। और इसमें कंडीशन बस इतनी सी है कि आपको अपने देश की इकोनॉमी दुनिया के लिए खोलनी पड़ेगी।
मिलेगी और यहाँ पे कर्ज माफ नहीं होता बल्कि हमेशा के लिए टल जाता है। अब आप एक बात को सोचो, आखिर ये कर्ज का ट्रैप काम कैसे करता है। अगर आज अमेरिका अपने पूरे 38 ट्रिलियन डॉलर को चुका दे तो जाहिर सी बात है कि डॉलर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, और अगर पूरी दुनिया के सारे देश अपना पैसा चुका दे तो जाहिर सी बात है कि पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। आज के डेट में कर्ज सिस्टम का हिस्सा है। कर्ज को खत्म करना मतलब सिस्टम को खत्म करना है। और क्या आप जानते हो आज के डेट में असल फायदा किसको मिलता है? इंस्टीट्यूशन, असेट मैनेजमेंट और बॉन्ड के होल्डर को हर साल टैक्स पेयर से ब्याज के नाम पे ट्रिलियंस ऊपर जाते हैं। और ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक इतिहास है जिसे 4 लोगों ने 3 सदियों पहले बनाया था। एक सिस्टम पीटरसन ने कर्ज को परमानेंट किया और उसके बाद रॉथस्चाइल्ड ने इसे ग्लोबल लेवल पे लेके गए और जेपी मॉर्गन ने इसे इनफाइनाइट बना दिया और वोल्कर ने कर्ज पटाने का मतलब गैर कानूनी कर दिया। 38 ट्रिलियन कोई गलती नहीं बल्कि एक सिस्टम का मकसद था। कर्ज प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक फाउंडेशन है। अगर किसी देश की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डेवलप करना है तो जाहिर सी बात है उसको पैसे चाहिए और पैसे आएंगे कर्ज से, इसीलिए कर्ज दुनिया पे बना रहेगा। आपकी इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।